हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो हम जेईई मेन 2024 के जो क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे और साइड बाय साइड जो भी उनके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देता चलूंगा, ताकि एग्जाम में आपके कुछ और पूछा जाए इनसे रिलेटेड आगे वाली शिफ्ट्स में, तो काफ़ी हेल्प हो। सो ये पेपर जो है 27 जनवरी शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है गाइस, इसमें एसीटोफिनोन को और बेंजोफिनोन को कौन सा रिएजेंट आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो दिया हुआ था। तो देखिए, पहला है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन टेस्ट। इसको देखिए आप, काफ़ी सारे नाम होते हैं इसके। 2,4-DNP लिख सकते हो उसको आप। 2,4-DNPH टेस्ट, ब्रेडीज रिएजेंट, ब्रॉश रिएजेंट, ये सब इसके नाम होते हैं। ठीक है। देखिए, इसको समझने के लिए एक पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो एसीटोफिनोन का आपका स्ट्रक्चर है वो ये वाला होता है, CH3। और जो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे CH3 के बजाय इस पर इधर यहाँ पे एक रिंग आ जाती है। तो इन दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है। 2,4-DN, इसके आगे और देखने से पहले ये एक सिंपल सी टेबल देखिए कि इसमें इससे रिलेटेड आपसे और भी पूछ सकते हैं। देखिए, फेलिन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट और 2,4-DNP टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जब एल्डिहाइड या कीटोन के रिलेटेड आपको पूछते हैं। जो फेलिन टेस्ट है वो एलिफेटिक दे देता है, एरोमेटिक या कीटोन नहीं देता। सेम जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो एलिफेटिक तो देते हैं, एरोमेटिक या कीटोन नहीं देते। टोलेंस रिएजेंट अगेन एलिफेटिक दे देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी दे देते हैं, लेकिन कीटोन नहीं देता। 2,4-DNP जो टेस्ट है वो एलिफेटिक, एरोमेटिक, कीटोन सब के सब दे देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जो 2,4-DNP का जो मेन टेस्ट होता है वो सेम इस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सी भी यहाँ पे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, RH कुछ भी हो सकता है। जो 2,4-DNP का यहाँ पे रिएजेंट है वो ये होता है, और ये बेसिकली येलो कलर का होता है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कलर चेंज होता है। तो देखिए, ये जो है आपका येलो कलर का है, एंड दिस इज बेसिकली 2,4-DNP। ठीक है। अब ये होता है येलो कलर का। जब इसमें रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है कि ये वाटर निकल जाता है इस तरह से, H2O। और जो आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ, ये N, ओके, और बाकी का ये NH वगैरह जो भी है सेम टू सेम यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है। और ये जो येलो कलर का था इनिशियली, अब ये रेड कलर का होता है। तो टेस्ट बेसिकली ये होता है कि इनिशियली अगर येलो है, कीटोनिक वगैरह प्रेजेंट है, और इसमें रेड हो जाता है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्रुप ही इसमें काम आ रहा है। साइड में क्या लगे हुए ये यूज नहीं आ रहे, तो हम ये कह सकते हैं हाँ ठीक है, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। तो ये नहीं है। बेनेडिक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कीटोन है वो देते ही नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो आप इग्नोर कर दो। ठीक है। अब NaHSO3 टेस्ट का आप ये देख लो कि जो NaHSO3 है, दोनों के दोनों कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, इस तरह की रिएक्शन होगी। देखिए, H एल्डिहाइड मान लेता हूं, और अगर सपोज यहाँ ये कीटोन मान लेता हूं, अगर यहाँ पे आप NaHSO3 के साथ इनकी रिएक्शन करते हो, तो उस केस में देखिए सिंपल है, ये जो कन्वर्ट है इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और बेसिकली अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा अब देखिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड टूट के एक तरफ तो ये वाला O है, OH जुड़ जाएगा, और इस तरफ आ जाता है SO4Na। सेम इधर OH एंड SO4Na। तो अब क्योंकि अगर आप देखो कि क्योंकि ये वाला ही बॉन्ड इसमें टूट रहा है, तो चाहे मेरा एसिटोफिनोन हो चाहे बेंजोफिनोन हो, दोनों के दोनों उसमें आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बचा I2NOH। इसको आपको अगर देख के याद आ रहा होगा तो ये कौन सा होता है, इसको आप NaOI भी लिख सकते हो। और ये क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में सिंपल एक जो मेन कंडीशन होती है कि वे जो कंपाउंड जिसमें COO ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, या CH3CHOH ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब ये प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ XYZ कुछ भी जुड़े हो, तो इस ग्रुप में आप देखोगे तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला, तो यानी ये तो दे देगा, लेकिन इस केस में ये प्रेजेंट नहीं है, ना तो ये ना ये, हैंस ये नहीं देगा। तो ये जो आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो इसको डिस्टिंग्विश कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इस ये जो कंपाउंड है उसका बताना है। देखिए, इसमें सिंपल एक इजी तरीका है। पहले तो आप सिंपल इसका स्ट्रक्चर बना लो जो आपको इसमें दिख रहा है। यानी C पे एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, और 2 CN जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप वाले हैं इनके कार्बन को छोड़ के, और ये इस पे जो ये वाला जो कार्बन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन हटा दो सारे के सारे। लाइन डायग्राम बनाना है बेसिकली। ठीक है। अब इसमें क्या बनाना है, सिंपल इसको हटा दिया मैंने C को, और इसको H को हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक OH जुड़ गया और 2 CN जुड़ गए, और यही इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम होगा। चाहे इसमें COOH हो, CN हो, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स के आपके जो
कार्बन है वो नहीं रिमूव करोगे, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में हटा दोगे, तो यहाँ पे कैसे बताओगे अगर ये हटा दोगे तो, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में आपको जो भी नंबर बताना है, जो जो कंपाउंड्स आपके कायरल कार्बन रखते हैं। कायरल सेंटर के लिए सबसे सिंपल क्या है, जो कार्बन है उसकी सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट अगर हैं तो वो कायरल सेंटर हो जाता है। अब इसमें देखोगे इस कार्बन पे यही इकलौता है कार्बन जिसपे H और सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है तो ये नहीं रहा, ये हो गया। अब इसमें देखोगे आप ये जो H है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है H, लेकिन ये वाली जो वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी सेम हो गया, इस वजह से कायरल सेंटर नहीं है। अगेन इस कार्बन को देखोगे ये वैलेंसी डिफरेंट है, ये भी से डिफरेंट है, ये भी, हेंस दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। सो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है बिलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। देखिए इन स्ट्रक्चर्स में बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ना सेम टू सेम आप बस ये रूल्स हैं इनको फॉलो कर लीजिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। देखिए ऑर्डर वाइज है, और अगर पहले से आपको क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, इस तरह से करना है ना। तो अगर देखोगे तो आप पहला मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्या हुआ, ये CH3OH तो सब में सेम है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ओके। तो इन दोनों में 4 बॉन्ड्स है, इसमें 3 है, तो मैं कह दूंगा थर्ड सबसे लेस स्टेबल है, एंड फर्स्ट और सेकंड में अब डिसाइड करना है। अगला कौन सा है, ऑल कंप्लीट ऑक्टेट या अनचार्ज ओवर चार्ज स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें चार्ज है, ये अनचार्ज है, चार्ज है, तो सिंपल फर्स्ट देन सेकंड, करेक्ट गाइज। तो इसी तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं, इसमें बस इतना ही आपको रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें आपको एक्स बताना था। अब देखिए ये तो आपको ग्रीगनार रिएजेंट वाली रिएक्शन होगी, ये H2SO4 हो गया और हीट कर रहे हैं कि हमें पता है जो H2SO4 है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और डिहाइड्रेटिंग मतलब ये H2O बहुत आसानी से निकाल लेता है। अब इसके बाद क्या ओजोनोलिसिस हो रहा है, इनफैक्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं क्योंकि जिंक प्रेजेंट है इसमें, है ना। अब देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है तो रिवर्स कर दो इसका, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 की, तो पहले मैं करता हूं यहाँ पे रिंग बन गई, और अब एक पे तो जो रिंग बनी है ये जोड़ दिया यानी डबल बॉन्ड हो गया, सपोज ये और ये जोड़ के, और एक पे तो डबल बॉन्ड की वैल्यू पे ये वाला है और एक पे ये, करेक्ट। नाउ ये हो गया आपका Z, करेक्ट। नाउ H2SO4 जो इन्होंने कहा है ये बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H निकाला है तब यहां होगा। इसका मतलब देखिए अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करूं कि ये कैसे हुआ होगा, हीट करा होगा, तो इसके बजाय अगर मैं देखिए एक को हटा के बॉन्ड को अगर मैं OH डोल दूं तो ये डिहाइड्रेशन हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, देखिए ये वाला जो H है इसको निकाल के और ये बॉन्ड तोड़ देता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, करेक्ट। सो ये हो गया आपका Y। अब इसमें Y के बाद इन्होंने कहा है कि CH3MgBr है और H2O होगा। देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, तो मैं इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शंस देख के भी कर सकते थे कि जिसमें 6 की रिंग आ रही है 5 की रिंग आ रही है उस हिसाब से, लेकिन अगर मैं इसको देखिए क्या हुआ होगा कि CH3 इस तरह से क्या बनता है, ये बॉन्ड होता है, CH3 जुड़ा, अटैक किया, बॉन्ड खुला और OH और यहाँ पे CH3 जुड़ जाता है, करेक्ट। तो इसी का जो ये डबल बॉन्ड है इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब इस वाले को मैं सिंपल यहाँ पे हो गया और डबल बॉन्ड O लगा दूं तो ये आपका बन जाएगा सिंपल, CH3 जुड़ेगा H, एक तो ये हो गया CH3 जुड़ने वाला और यहाँ पे बॉन्ड खुल गया H, क्योंकि H2O भी है, समझ गए। तो ये वाला क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, तो ये क्या है X हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन जो होती है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें Cl निकाल दूं, लिविंग ग्रुप निकाल देता हूं, तो इसमें क्या बन जाएगा PHCH2 पॉजिटिव। सो इसको आप गौर से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ये CH2 पॉजिटिव, ये CH2 पे है ना कि इस तरीके से, ओके। तो ये अनस्टेबल होता है, ये बन रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ SN1 ये दे सकता है इजीली। दूसरा सिंपल ऐसे ही आप बनाते जाइए, इसको हटा दूंगा Cl को, यहाँ पॉजिटिव एलाइलिक बन गया, ये स्टेबल है, कंजुगेशन से भी स्टेबल भी हो रहा है। सिमिलरली इसको Cl को हटा दूं तो ये CH3 पॉजिटिव टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये भी स्टेबल है। और अगर लास्ट वाले को देखोगे इस Cl को हटा दूं अगर मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये क्या हो गया विनाइलिक कार्बोकेटायन बन गया, अगेन ये अनस्टेबल होता है, करेक्ट। तो इसका मतलब जो ये करेक्ट आंसर है आपका ये वाला हो गया जो कि नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या है कि आपको बी बताना है
इस रिएक्शन सीक्वेंस में। देखिए सिंपल है, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिए CH2 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 4 ये हो गए एंड Cl। वी नो कि जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करो, देखिए एक्सेस बोल दिया तो दोनों Cl से रिमूव कर दोगे, तो NH3 इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड निकल गया। सिमिलरली NH3 इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट गया। तो CH2 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 यहाँ पे क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव, इधर हो गया NH3 पॉजिटिव। ओके, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम यहाँ पे NH2 लिख देते तो NaOH हो जाता, एसिड बेस रिएक्शन करके हम ये वाले नहीं बनते और हम कंफ्यूज होकर रह जाते। ठीक है, तो ये जरूर बनाना चाहिए आपको। इसके बाद जब आपने NaOH लिया, यानी OH नेगेटिव क्या करेगा, इनका NH3 पॉजिटिव का एक एक प्रोटॉन निकाल लेगा, यानी Na ये जो OH नेगेटिव है इसका प्रोटॉन निकालेगा तो H2O बना देगा, और यहाँ पे क्या छोड़ देगा, NH2। तो इसका मतलब जब यहाँ पे मैं B बनाऊंगा तो CH2 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 ये बन जाएगा NH2 यहाँ पर, और यहाँ पे भी NH2 बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे H2O तो OH नेगेटिव प्रोटॉन निकाल के बना दिया, और Na जो बचा और इन दो Cl के साथ बनकर के NaCl 2NaCl इनफेक्ट बना देगा यहाँ पे। तो B जो बन गया आपका, ये स्टेप आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये बेसिकली A है एंड दिस इज आपका B, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे A को B बना देते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको X बताना है, तो देखिए इजी है, इसके अलावा कुछ और भी दे देते तो आपको तब भी आराम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें। देखिए पहले ये जो कंपाउंड है इसका HBO हो रहा है, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉलो करता है, यानी लेस स्टेबल जो OH वाला बनता है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता हूं तो CH2CH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, CH2OH यहां जुड़ जाएगा और बल्कि H यहां जुड़ जाएगा, करेक्ट। यहां पर अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करता तो OH इधर जुड़ जाता, H इधर जुड़ जाता, बस ये डिफरेंट है। अब PCl5 के साथ रिएक्शन करें, देखिए मैंने आपको बहुत बार ऐसे बताया है, PCl5 के अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट दे सकते थे। इनफैक्ट आपको PCl3 भी देते तब भी यही बनाते, आप P+Cl2 दे देता तब भी यही बनाता, SOCl2 बना देता मैं तब भी यही देता, यही आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब PCl होगा इसमें क्या होगा, सिंपल जो OH होता है ना उसको Cl से रिप्लेस कर दो आप। जैसे फॉर एग्जांपल HOH है तो HOH को OH इसके Cl से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, इफ इनफैक्ट अगर इनमें से किसी रिप्रेजेंट करेंगे तो OH को इसमें भी आप Cl से रिप्लेस कर दो, सिंपल फंडा है। तो इसमें आपको जब आप इसको देख लोगे तो OH जो है इसको मैं यहाँ पे Cl से रिप्लेस कर देता हूं और यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, जब यहाँ पे आप Cl से रिप्लेस करके आगे MgDe है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा है ये स्ट्रक्चर जैसे RCl होता है और Mg एंड ईथर के साथ रिएक्शन कुछ करते हो तो R नेगेटिव MgCl बन जाता है, करेक्ट। तो R नेगेटिव बन जाता है, तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 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 और नेगेटिव MgCl, इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे HOH है, अब देखिए HOH है तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एक H खींच लेगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करके CH2 CH2 और CH3 ये बना देगा। देखिए जब भी आपकी एसिड बेस रिएक्शंस हो या न्यूक्लियोफिलिक हो, आपको कंफ्यूजन हो इनमें से कौन सा प्रीफर ज्यादा करेगा, अगर एसिड बेस रिएक्शन आर पॉसिबल तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाद में प्रीफर होती है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है सेकंड होमोलॉग ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH। ठीक है, जब इसमें आप इनके क्या है कि कार्बन जो है वो इंक्रीज करते रहो, जब ये एक कार्बन हो जाएगा तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी फॉर्मिक एसिड, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट होमोलॉग हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड होमोलॉग क्या हो जाएगा, इसमें एक एक कार्बन बढ़ाते रहो, CH3 COOH ये हो जाएगा सेकंड होमोलॉग। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। सपोज इसमें थर्ड होता तो यहाँ पे C2H5 जोड़ दो, COOH ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें निकालने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गाइस डायरेक्ट NCERT से उठाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको साइड नोट्स भी दे दूंगा कुछ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स कैन नॉट बी डीनेचुराइज्ड बाय हीटिंग। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डीनेचुराइजेशन का मतलब क्या है।
देखिए डीनेचुराइजेशन क्या है, जब भी कोई किसी भी फिजिकल चेंज से जैसे आपका कोई केमिकल चेंज है, जैसे पीएच वीएच आप बढ़ा दो सिस्टम की, या आपको कि टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दो, तो जो भी आपके प्रोटीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर वो टूट गई और आपका जो स्ट्रक्चर है आपको प्रोटीन का डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम ये बोलते हैं कि डीनेचुराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखी है कि जो प्राइमरी है वे डज नॉट शो डीनेचुराइजेशन, ठीक है, बल्कि जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी है उनका डीनेचुराइजेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया प्राइमरी। इसमें अब एक चीज आप इसमें एक्स्ट्रा चीज और देख के देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पूछे हुए भी है। देखिए जब आप प्रोटीन्स को बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो दो होता है स्ट्रक्चर। पहली बात तो फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरा होता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में ये जो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी या 4 डिग्री जो आप पढ़ते हो ये होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2023 में जैन या अप्रैल में, इसमें भी पूछा गया था कि जो मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन, ओके, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें आप जरूर ध्यान रखें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और ये वाली डाइसल्फेट लिंकेज, वॉन्डरवॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो इनसे स्टेबलाइज होती है। उस क्वेश्चन में ये वाला लिंकेज भी दिया था, पेरोक्साइड लिंकेज, ये नहीं होता। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, DASS, वंडरफुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतना आप याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल ये HI रिएक्शन करेगी थी अंडर कोल्ड कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए सिंपल है, लोन पेयर है, आपको पता है H प्रोटोन ये देगा और ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक कर देता है, करेक्ट। अब जब ये अटैक करेगा तो यहां पर आपका OH पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना होगा, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं तो यहां पर एल्कोहल बन जाएगा और C पॉजिटिव, और नेक्स्ट स्टेप में I नेगेटिव अटैक करके यहां पर ये जो एल्डिहाइड बना दे, हैलाइड बना देगा, आयोडाइड बेसिकली। अगर आप ये वाले बॉन्ड के बजाय अगर ये तोड़ देते जस्ट इन केस, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आ जाता जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, और ये वाला OH ये बन जाता, तो ये वाला तो बना ही नहीं है, ये वाला आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, ये साइड नोट्स की तरह आप लें क्योंकि इस बार इन क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। देखिए जो ये आपका ईथर था O के साइड, अगर दोनों की तरफ प्राइमरी कार्बन्स हैं, ठीक है, तो आप हमेशा SN2 रिएक्शंस फॉलो करो। अगर इसमें से एटलीस्ट एक टर्शरी है, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 टर्शरी हो गया या ये वाला कार्बन हो गया, ये CH2 इस तरह से O, ये वाली लिंकेज है, तो इसमें आप हमेशा SN1 फॉलो करना, जो हमने इस क्वेश्चन में भी करी थी। इसमें टर्शरी भी था, ये भी था, तो आपने SN1 करी। क्यों? पहले कार्बोकेटायन बना, उसके बाद अटैक किया, डायरेक्ट आपने आई से यहीं पे, आई से यहां पे अटैक नहीं करा। ठीक है, और आपने सबसे पहले इस पे SN1 फॉलो करी, समझ में। अब इसमें एक और आ जाता है, अगर एटलीस्ट 1 सेकेंडरी कार्बन हो इसमें, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये डिपेंड हो जाता है आपके सोलवेंट पे। ठीक है, अगर सोलवेंट पोलर प्रोटिक है, तो जैसे H2O हो गया, CH3OH हो गया, अल्कोहल वगैरह, तो इसमें SN1 होती है। लेकिन अगर कोई भी नहीं दी हुई है सोलवेंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उस केस में आप SN2 करेंगे। बहुत बार हॉट कंसंट्रेटेड HI दे देंगे इस टाइप से कुछ, तो SN2 आप फॉलो करें बे डर के। ओके, सो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है, फिनोलिक ग्रुप कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ये पॉजिटिव। अब इसमें है ना, मैं आपको एक और टेस्ट बताऊंगा, वो बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है इसमें ये पूछ ले तो आगे शिफ्ट में वो वाला पूछ ले, और बहुत बार पूछ चुके हैं जेई में भी और नीट में भी इनफैक्ट। देख कार्बोलमाइन टेस्ट तो आपको पता ही है, सिंपल NH2 वाला होता है, तो RNH2 क्या करता है, बेसिकली RNC में कन्वर्ट कर देता है, ये तो है नहीं। थैलिक टेस्ट है, थैलिक टेस्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए फिनोलिक ग्रुप का होता है, इसमें सिंपल आपको मैं बताता हूं कि ये जो हो गया ग्रुप, ओके, इसके साथ 2 फिनोल प्रेजेंट होते हैं, OH और OH, ओके, और ये वाले जो H हैं इनसे मिलके ये H2O निकाल देता है, और जो ये वाला ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे आपके 2 ये वाली लिंकेज बन जाती है, 2 अलग अलग बॉन्ड टूट के, एक इसके साथ बॉन्ड और एक इसके साथ बॉन्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिनोल है दे रहा है। ठीक है, समझ में, ये यानी ये
टेस्ट हो गया। ल्यूकस टेस्ट में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अल्कोहल वगैरह इसमें OH है, लेकिन ये नहीं देता। क्यों नहीं देता? देखिए, ल्यूकस टेस्ट बेसिकली वैसे तो प्राइमरी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम करते हैं ल्यूकस टेस्ट को, और इसमें HCl प्लस ZnCl2 टेस्ट यूज होता है। ZnCl2 इनफैक्ट यहाँ पे एनहाइड्रस स्टेट में होता है और यूज एज अ कैटलिस्ट। तो रिएक्शन में क्या होता है कि स्पीड, कितनी जल्दी प्रोडक्ट बनता है, कितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, बेस्ड ऑन दैट ये बनता है। स्टेबिलिटी क्या होती है? ये वाली प्राइमरी है ना, तो इसलिए हम ZnCl2 और HCl का जो होगा ये वाला ऑर्डर बनता है प्राइमरी, सेकंड, टर्शरी की। टर्शरी अगर ये पूरे को टेस्ट को यूज कर रहे हो तो मे बी 5 सेकंड में रिएजेंट दे देगा, ये मे बी 30 सेकंड्स में, और ये मे बी 1 मिनट में मे बी, जब ZnCl2 को आप इस तरह से यूज कर रहे हो। बहुत बार अगर पूछ लेते हैं कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि ZnCl2 अगर हटा दूं क्या प्राइमरी देगा? देखिए, नॉर्मली तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हो HCl के साथ तो ऑब्वियसली वो CC पॉजिटिव कार्बोकेटायन तो बनाता है, लेकिन इन सच क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि फिजिबल, जब भी आपका वर्ड हो जाता है क्या ये टेस्ट फिजिबल है, कि मतलब हम लैब में कर चुके, तो नहीं होता, क्योंकि अगर आप ZnCl2 नहीं यूज करोगे तो प्राइमरी जो अल्कोहल है बहुत ही घंटों में प्रोडक्ट देते हैं, तो जो कि फिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। टोलेंस टेस्ट मैंने आपको बताया ही है कि जो टोलेंस टेस्ट है एल्डिहाइड वगैरह के टोन्स का, इन सब का, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इनका टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। तो आई होप समझ में आ गया होगा, थैलिक टेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स बिलो इज। देखिए, इसमें एक आपको गाइज एक फंडा याद कर लीजिए, जैसे जब भी आपको PT दिखे और PT के साथ आपको 4 वैलेंसीज दिखे तो हमेशा ये सोचो कि PT 2+ स्टेट में ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी दिख जाएगा, और उस केस में DsP2 टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाता है, यानी जो भी इसके साथ ग्रुप जुड़े हैं ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। एक आप ये पॉइंट याद कर लो, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर रह जाओगे। ठीक है, अब इसमें भी देखोगे आप तो ये पूरा ओवरऑल ये Cl नेगेटिव है, तो ओवरऑल इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये भी 0 है, इसकी भी 0 होगी, तो PT Cl की -1 ओवरऑल +1, तो PT इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैंने बताया था जैसे ही आपको इस तरह हो ना तो DsP2 टाइप का बनाना है। DsP2 तब कब बनेगा? जब ये D यूज होगा, यानी सबके सब जो PT2+ का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 5D8। इसमें अगर 8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह माना करो इसमें सब में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में? तो अगर इसमें देखोगे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था, मैग्नेटिक मूवमेंट का ऑर्डर क्या होता है? n × n+1 n+2 का अंडर रूट। ठीक है, तो n इज 0, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड दो पूरा का पूरा 0। इसमें एक साइड नोट्स आपको और मैं बता देता हूं कि देखिए, ये जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखोगे 0 है तो 0, 1 है तो 1.73, ये देखो ये जो वैल्यूज है 1 पॉइंट समथिंग ही हो रही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड जितना 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.84 समथिंग आ रहा है, 3 है तो 3.87 समथिंग, 4 है तो 4.90 एंड 5 है तो 5.92 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप एग्जाम में सपोज 5.73 के बजाय मैंने 5.69 दे दिया, देखिए सब ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड वैल्यूज होते हैं, सपोज उन्होंने 1.69 दे दिया तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1.69 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया तो n × n+2 करके उसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल यूज नहीं करना भाई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई है, एक डिजिट होगी ना, पॉइंट्स में तो होगी नहीं। तो आगे शायद सपोज 1.69 दे दिया तो आप 1 ही अनपेयर्ड मानो, सपोज 38.7 के बजाय 3.74 दे देते हैं, तब आप क्या कैलकुलेट करते हैं? आपको सिंपल 3 यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए एड 1.5 के ऊपर ही है सारी की सारी वैल्यूज, है ना, तो इसलिए आप हमेशा इसको ही इस तरह से रूल को मान के चले, चाहे ये दे दो चाहे ये दे दो, आपको इस तरह से फाइंड करना है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अभी उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, पोलर और नॉन पोलर बताना था आपको। देखिए, आप मैं एक एक स्ट्रक्चर बताता रहूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, H2 क्या है? H2O का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ऑक्सीजन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये देखिए बैंड शेप होती है। अगर आप इसको HOH ऐसे कर दोगे तो ऑब्वियसली नॉन पोलर बता दोगे। स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? इस तरह से हो रहा है, तो यानी ये हो गया पोलर। ठीक है, अगर आप CO2 को देखोगे, अगर CO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लीनियर शेप है, तो ये होगी नॉन पोलर। ओके, SO2 में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन SO2 का स्ट्रक्चर होता है ये बैंड शेप में होता है, और OS के ऊपर एक लोन पेयर होता है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है हाइड्रोजन की, और उस पर भी अब देख सकते हो कि सल्फर के आटोमोस्ट शेल में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक बॉन्ड O के साथ बन गया, एक बॉन्ड O के साथ ये बन गया, तो एक लोन पेयर बन गया ना, तो एक लोन पेयर यहाँ जरूरी आपको दिखाना पड़ेगा।
ये ट्रिक है मेरी हाइब्रिडाइजेशन की, जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो ये बैंड शेप हो जाती है और यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ये भी पोलर स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब अगला जो स्ट्रक्चर था इसमें आपको CH4 है, ठीक है। CH4 क्या है, टेट्राहेड्रल शेप होती है ऑब्वियसली। ये अगर सारी की सारी वैलेंसी सेम है, चाहे अगर CCl4 दे देते इस तरह से, तो सारी सारी वैलेंसी सेम है, तो ये नलीफाई हो जाता है ओवरऑल, और ये क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है। अगर अमोनिया की बात करते हो तो अमोनिया का क्या है, ये H और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो जो ओवरऑल जो बन रहा है ये ऊपर की तरफ को बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। सिमिलरली अगर BF3 का देखो, अब BF3 में देखिए शेप NH3 और BF3 में कंफ्यूज हो सकते थे। NH3 की हो जाती है ये वाली बैंड पिरामिडल शेप, और BF3 क्या होती है, प्लेनर वाली, है ना। ये सेम प्लेन में है, करेक्ट। सेम प्लेन में होने की वजह से जो ओवरऑल इनका देखिए, इसका जो बनता है इधर और इसका जो बनता है वो नलीफाई हो जाता है, और हेंस इट इज अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। अगेन अगर आप इसको देखिए CHCl3 को देखते हैं, तो HCl Cl एंड Cl ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था, अगर एक भी वैलेंसी CH4 में डिफरेंट हो जाए या ऐसे हो जाए CCl4 में, तो वो पोलर हो जाता है। अगेन H2 का आप देखोगे, H2 तो ऑब्वियसली सेम है, तो अगर मैं यहाँ I2 भी दे दूँ, Cl2 भी दे दूँ, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। HF में आपको देखोगे तो H और F ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, HF F है, तो ये क्या हो गया, ये भी पोलर स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया नॉन पोलर, ठीक है। तो काउंट कर लेना, आप देख लेना, बस मेन यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से चारों में से कौन कौन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 3 4 5 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तो वैसे भी आप 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो देखिए PTCl4 तो यहाँ वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, सिंपल एक मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है हाइब्रिडाइजेशन की, उसके देख सकते हैं। उसमें सिंपल क्या है, Br है सपोज, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक एक बॉन्ड बना लो, F का 5 है तो F हो गया। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर बनाओगे तो लोन पेयर कितना हो गया 1, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल 6, समझा। तो यानी sp3d2 3 4 5 6 काउंट सेम हो रहा है, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये नहीं है। इसके बाद में अगला है PTCl4 2 नेगेटिव। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए पहली बात तो इसमें PT -4 इक्वल टू -2, PT +2 में है। मैंने आपको बताया था PT अगर +2 में है तो हमेशा उसके साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ होगा ना वो ऐसा फील्ड की तरह, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, हमेशा याद कर लो। DsP2 टाइप का स्ट्रक्चर वो बना रहा होता है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका जो PT +2 है वो 5D8 हो गया, यानी अगर आप 1 2 3 4, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर यहां देखोगे, ये P हो गया, तो 4 Cl है तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl एंड 4 Cl, यानी DsP2, समझ में आया? तो इस तरह से इसका हो जाता है। अगला हो गया SF6, SF भी जो सल्फर है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब इसमें अगर आप 6 फ्लोरीन जोड़ दोगे, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, F हो गए, है ना। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो 0 हो गया, बॉन्ड पेयर कितना होगा 6 यानी 6, तो इसमें क्या हो गया sp3d2, इसमें भी हो गया, ओके। अब लास्ट इसमें अब नहीं है तो यही होगा NH3, और यहाँ पे ओवरऑल इसका हो गया 6, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था। देखिए मैंने बताया था अगर कोबाल्ट कोई भी NH3 किसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे इसमें +3 में है, NH3 0 है तो CO +3 में है, NH3 अगर +2 उसके ज्यादा स्टेट में हो गया, +3 से जुड़ा हुआ है जैसे, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह हमेशा बिहेव करेगा। तो अगर CO2 देखोगे तो उसका 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब कितने आपको इसमें जोड़ने हैं, 6 NH3, तो एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी D2sp3, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ना इस क्वेश्चन में गाइज क्या होता कि डेल एच की नोट की वैल्यू दी हुई थी, डेल एस नोट की वैल्यू दी थी और टेम्परेचर दिया हुआ था 300 केल्विन। ओके, अब पूछा हुआ था लॉग के की वैल्यू क्या है। अगर आप ये देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए। देखिए डेल जी नोट क्या होता है, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट, एंड ऑल्सो वी नो कि डेल जी नोट की वैल्यू क्या आती है, -2.303 आर टी लॉग के। करेक्ट, इसको इक्वलेट कर दोगे यानी डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। बस आपको इसमें क्या करना है, आर की वैल्यू यूज कर लो, टी की वैल्यू दी हुई है, लॉग के इसमें निकालना है। डेल एच नोट भी दिया हुआ है, डेल एस नोट भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, टी सेट है ना। तो इसमें क्या हो गया, आपकी वैल्यू सिंपल यहां से लॉग के की वैल्यू निकाल जाएगी, आप सोल्व कर लेना। बस यही इसमें फंडा लग रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ NaOH इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन कंटेनिंग 84 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, सो इसमें बेसिकली आपको वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक है, तो इज, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी वी नो कि इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका होगा आपका लीटर्स में। इसमें एक चीज देखिए डेसीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है, तो जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वली होता है। एक साइड नोट और ले ले, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये पॉइंट भी जरूर याद रखना, यानी 1 लीटर है 1 डेसीमीटर क्यूब है, एक ही चीज है, लीटर में निकाल लो। ओके, तो मोलैरिटी क्या हो गया, 3 दे दिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है NaOH, ओके, इनटू 1/V। तो इससे क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH क्या दिया है 84 ग्राम्स, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 40, ओके, इनटू 1/V। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 84 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, यानी 84 डिवाइड बाय 120। ये ऑप्शंस में दिया हुआ था, इस तरह से आपको निकालना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 3 इज। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है कि सपोज 2H पॉजिटिव है, वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है, एक H2, तो इस केस में क्या होता है, सिंपल आपका नर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, यानी E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, ये बेसिकली क्या हो जाएगा PH2 और आपका H आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये जनरली 1 हो जाता है, 1 atm प्रेशर, आगे कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नोट क्या हो गया 0। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा इसका 0 ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी वैल्यूज आगे दी हुई सिंपल आपको नस्ट इक्वेशन से यूज करना है, यानी 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। 2 कैसे आ गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 1/H आयन कंसंट्रेशन pH इक्वल्स टू 3 है, pH अगर 3 है तो H आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻³ ओके, तो 10⁻³ का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करके आपकी E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज अल्फा, फाइंड अल्फा अपॉन 7r। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, लेकिन साइड बाय साइड और देखते हैं। देखिए ये आपकी सीरीज होती है लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पीफन। तो N1 क्या होता है सब में, लाइमन में 1, इसमें 2 3 4, यानी इसके बाहर ही इसके बाद 2 3 4 3 4 इस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए, इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार बहुत बार नीट टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं, तो कि कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है। तो लाइमन हमेशा अल्ट्रावायलेट में, बामर हमेशा विजिबल में आता है, और बाकी के ये तीनों है इंफ्रारेड में आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन में जब आपको पूछा गया है कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि सपोज यहाँ n इक्वल टू 1 है, तो 1 से 2 में आ रहा है बस, यानी अगर 3 है तो 3 से 4 में, 4 है तो 4 से 5 में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे हैं। अगर यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ पूछा होता या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा होता, तो जहाँ पे n1 सपोज कुछ भी है 3 है, हमेशा n2 हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, मिनिमम वेवलेंथ में इनफाइनाइट होगा और मैक्सिमम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें पार्शियल पूछा गया था, तो पहली बात तो n1 क्या हो जाएगा 3, n2 क्या हो जाएगा 4, नेक्स्ट स्टेप हो गया। ओके, तो रिडबर्ग इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिडबर्ग इक्वेशन से 1/λ r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो जेड की वैल्यू तो होगी 1। ओके, तो 1/λ r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करते हो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 7/144 आ जाता है। ओके, तो इससे अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 144 डिवाइड बाई 7r। इससे कंपेयर करते हो अल्फा की वैल्यू होगी 144। समझ में आया? इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूँ गाइस, बहुत बार पूछ सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर है ऑफ ए हाइड्रोजन एटम
ठीक है, विच मतलब ये देखिए क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, कभी क्या आप ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो लाइंस हैं वो ऑब्जर्व कितनी होंगी जब कोई सपोज nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है। आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। और कभी कभी पूछ सकता है n1th से सपोज n2th पे जंप कर रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है, अगर ग्राउंड स्टेट में कूद रहा है तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर आपको पूछा हुआ लाइंस का। ठीक है, तो n यानी सपोज फिफ्थ से जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में तो 5 इंटू फाइव माइनस वन टू। अगर सपोज n1 से n2 में कूद रहा है तो n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर इसमें n1 की वैल्यू आप जीरो रखोगे, n2 की वैल्यू आप n रखोगे, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसे सपोज फिफ्थ से फोर्थ में कूद रहा है, थर्ड से सेकंड में कूद रहा है, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेना, ये इससे आपको काफी हेल्प होगी। समझ में? अगला जो क्वेश्चन है वो हाफ लाइफ के ऊपर पूछा गया था। देखिए टाइम टेकन टू कंप्लीट 9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स टाइम्स। जो टी 99.9% है वो एक्स टाइम्स है बेसिकली टी हाफ लाइफ के। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है फाइंड एक्स। ठीक है, सिंपल है, आपको टी 99.9 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल सपोज 100 था, बचा कितना 99.9 कटा, तो 100 माइनस 99.9 कितना हुआ 0.01 सपोज, सॉरी ओके, तो 0.1 हो गया डिवाइडेड बाई टी हाफ का कितना हो गया 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई कितना बचा 50। हाफ लाइफ क्या होता है 50 हो जाता है, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसमें क्या हो जाता है रेशियो इनकी लॉग 10 डिवाइडेड बाई लॉग 2, और इसको जब पूरा सोल्व करते हो तो लगभग 3/3.301 समथिंग हो गया। 0.301 को आप क्या मान लो 0.3 मान लो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, यानी ये 10 तो आप इसको पूरे को सोल्व करके देखोगे तो जो ये रेशियो आई है वो होगी 10। तो इसका मतलब टी 99 पॉइंट ये क्या हो गया टी 50% ये, तो इसमें क्या होगी एक्स की वैल्यू 10, तो 10 विल बी अ फाइनल आंसर। समझ में? अब इस चीज को आप थोड़ा याद भी कर लो, 90% वाला भी याद करके चले जाओ, हाफ लाइफ का कितना होता है, डायरेक्ट हेल्प हो जाएगी। सो इसमें क्वांटिटी पूछी गई जो कि चेंज होगी टेम्परेचर से। गाइस सेम टू सेम आपके नीट में भी क्वेश्चन गया था। देखिए बहुत क्वेश्चन इस बार नीट वाले सेम टू सेम शॉर्ट वाले रिपीट हो रहे हैं। देखिए इस टाइप में जो कि चेंज इन टेम्परेचर होगा उसमें आप हमेशा देख लो कि कोई ऐसी एंटिटी है क्या जो कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम जो कि टेम्परेचर पे वेरी करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। समझ में? ठीक है, जैसे पी वी अपॉन टी है, इस टाइप की कुछ वैल्यूज हो आपको देख लो। अब इसमें अगर आप देखोगे वैसे भी जो मास परसेंटेज दी हुई है, यानी ये सिंपल रेशियो है मास का। ठीक है, सपोज मास इतना हो गया इन 100 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 100 ग्राम, ये इनटू 100, यानी ग्राम का रेशियो है, इसमें वेट ही नहीं है। वेट क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी भी क्या है मास ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ये भी ग्राम का हो गया, ये भी नहीं डिपेंड करेगी। मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वी क्या है डायरेक्ट डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, तो ये आपका हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन में भी अगर आप देखोगे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, इनमें से कोई भी एंटिटी नहीं है जो टेम्परेचर पे विजिबली चेंज होगी, तो इनका अगर फ्रैक्शन करोगे डिवाइजन करोगे वो भी वेट का ही हो गया, तो हैंस ये नहीं होगा, तो मोलैरिटी आपका इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या गया कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलिन, यानी ये हो गया ओके। तो इसकी रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो गया CH3 डबल बॉन्ड OCO ये वाला ओके। अब बना एसिटेनोलाइड। देखिए सिंपल एसिटेनोलाइड कैसे बना होगा, ये इस पर अटैक करा और ये बॉन्ड टूट गया, तो एसिटेनोलाइड बन गया यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड OCH3, साथ में इसका CH3 डबल जो बनेगा ठीक है। इसमें कहा कि अगर ये 9.3 ग्राम मैंने लिया है तो मास ऑफ जो ये M, ये सपोज M है और मुझे 2M बताना है। देखिए सेम है, मुझे पता है कि पहली बात तो एनिलिन का मोलिकुलर मास निकालोगे तो 93 ग्राम्स निकल जाएगा, आप देख लेना ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी 9.3 डिवाइड बाई 93, यानी 0.1 मोल अगर मैंने लिया, तो अगर सपोज 0.1 ये लिया है और इसमें कितने बन रहे हैं 0.1 मोल ही बनेंगे। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है क्योंकि इसमें ट्वाइस थ्राइस तो कुछ है नहीं, तो 0.1 मोल अगर 0.1 मोल ये बना रहे हैं, इसका मोलिकुलर मास अगर आप निकालोगे तो इसका मोलिकुलर मास निकल जाता है 135 ग्राम्स। वैसे भी निकालना चाहोगे तो देखो इसमें 93 है इसका ग्राम ओके, तो इसमें एक H को हटा के ये वाला जो ग्रुप है वो जोड़ दिया,
तो जो इसका है ग्रुप वो उसमें H को हटा के इसमें ऐड कर दो तो मास आपका आ जाएगा। समझ में आ गया गाइस, शॉर्टकट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यानी इसका मास निकालना है जो कि आपको m दिया हुआ है, यानी 135, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं निकले 0.1, तो m कितना होगा 13.5। सो इससे क्या हो गया 2m की वैल्यू 2 इंटू 13.5 यानी आपका हो गया 27। समझ में? सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।